नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप बिहार में बीपीएससी के माध्यम से टीआरई 1 के लिए प्राइमरी स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए जो मेन पेपर हुआ था उस पेपर का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। अगर आप सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। दोस्तों, ये पेपर 24 अगस्त 2023 को प्रथम शिफ्ट यानी बॉयज की शिफ्ट में पूछा गया था। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, दिया गया है √1 + 27 डिवाइडेड बाई 169 इज इक्वल टू 1 + x डिवाइडेड बाई 13। तो x का मान क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देखिए मैं सीधे एलसीएम ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा 169 + 27 डिवाइडेड बाई 169 और ये पूरे का अंडर रूट है। बराबर में क्या है 1 + x + 13 है। अब यहाँ पर देखिए ऊपर जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 196 और नीचे है 169 और ये पूरे का अंडर रूट बराबर में है 1 + x / 13। अब देखिए यहीं पर बहुत सारे अभ्यर्थियों ने गलती कर देते हैं, जैसे कि अगर आप इसका मान निकालेंगे अंडर रूट से कोई भी वैल्यू निकलती है तो वो प्लस और माइनस दोनों में निकलती है, क्योंकि अगर आप माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 14/13 हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा 1 इसका एलसीएम ले लेंगे तो 13 + x / 13। अब यहाँ पर दो कंडीशन बनेगी। अगर हम लोग प्लस वैल्यू को लेकर के चलते हैं, देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट कंडीशन में लेकर के चल रहा हूँ। फर्स्ट कंडीशन अगर मैं लेता हूँ +14/13 बराबर 13 + x / 13 में लेता हूँ तो 13 से 13 कट जाएगा और ये 13 इधर प्लस में इधर आकर के माइनस हो जाएगा। 14 में से 13 घट जाएगा तो x का मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। पहले कंडीशन में x का मान 1 आ रहा है। दूसरा कंडीशन देखिए यहाँ पर हमने प्लस लिया था तो सेकेंड कंडीशन में मैं यहाँ पर माइनस लेता हूँ तो देखिए क्या हो जाएगा माइनस का 14/13 बराबर 13 + x डिवाइडेड बाई 13। तो 13 से 13 कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर -14 है और ये इधर आकर के माइनस हो जाएगा, यानी -14 - 13 बराबर क्या हो जाएगा -27। यानी यहाँ पर x का मान क्या आ जाएगा -27। अब देखिए एक कंडीशन में x का मान 1 आ रहा है, दूसरी कंडीशन में x का मान -27 आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए a विकल्प में 1 दिया गया है और c वाले विकल्प में -27 दिया गया है। अगर आप यहाँ पर माइनस वाले को नहीं लेते, केवल प्लस वाले को लेकर के चलते तो आप केवल ये उत्तर लगाते और आपका उत्तर गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता? क्योंकि यहां पर दोनों विकल्प सही हो रहे हैं, दोनों विकल्प दिए गए हैं, इस वजह से हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दी गई है। यहां पर गोले की बात की गई है, वृत्त की बात नहीं की गई है। ध्यान से समझिएगा, गोला क्या होता है? जैसे कि मिट्टी का आप कोई गोला बना रहे हैं जिसमें अंदर पूरा ठोस है, यानी कि ये 3D संरचना है। ठीक है, इसको वृत्त मत समझिएगा। अब इसका त्रिज्या हमें कितना दिया गया है? 3 सेंटीमीटर दिया गया है इसका त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कहा यह जा रहा है कि इससे 4 मिलीमीटर व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। अब इस गोले को पिघलाएंगे तभी तो हम लोग तार इसका बना सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर इसको पिघला करके हमें क्या करना है? एक 4 मिलीमीटर व्यास का तार बनाना है। इसका व्यास कितना दिया गया? 4 मिलीमीटर, यानी कि अगर हमें इसकी त्रिज्या निकालनी रहे तो क्या हो जाएगा 2 मिलीमीटर हो जाएगा। और अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना रहे तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, तो 10 से भाग दे देंगे तो 0.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया? हमने दोनों को एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। अब हमसे यह पूछा जा रहा है कि कितना लंबा तार हो सकता है। अब चूंकि गोले से जब हम लोग तार में परिवर्तित करेंगे तो इसका क्या नहीं बदलेगा? इसका आयतन नहीं बदलेगा, क्योंकि दोनों कंडीशन में आयतन सेम होगा। तो ठोस का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 πr³। ठीक है, बराबर जो ये जो तार होगा ये कैसा होगा? ये बेलनाकार में होगा। तो बेलन का क्या होता है? बेलन का होता है πr² × h। अब h का मतलब यहां पर लंबाई से समझिए, क्योंकि बेलन की जो ऊंचाई होगी वहीं तो उसकी लंबाई होगी। ठीक है, तो हमें h का मान पूछा जा रहा है, क्योंकि पूछा जा रहा है कितना लंबा खींचा जा सकता है। ठीक है, तो अब देखिए यहां से पाई से पाई कट जाएगा। ठीक है, और उसके बाद से देखिए वैल्यू रखते हैं 4/3 और r यहाँ पर कितना दिया गया था? 3³ ठीक है, 3 × 3 × 3 हो जाएगा। और यहाँ पर इसका r क्या है? 0.2 का स्क्वायर, यानी 0.2 × 0.2 कर देते हैं और h की वैल्यू हमें निकालनी है। अब देखिए 1 से ये 1 कट जाएगा। यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा? इसको अगर हम लोग दशमलव हटाएं तो 10 से भाग हो जाएगा, इसको हम लोग दशमलव हटाएं तो 10 से भाग हो जाएगा। ठीक है, और 2 × 2 4, इससे पूरा कट जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए ये 3 × 3 = 9 और
10 गुणे 10 यानी कि 900 आ जाएगा। ये 900 और किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा, और ये इसकी लंबाई या फिर ऊंचाई आप समझ सकते हैं। अब देखिए चारों विकल्पों में अगर आप देखेंगे तो मीटर में यूनिट दिया गया है। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें सेंटीमीटर जो वैल्यू आई है इसमें 100 से भाग दे देंगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 9 मीटर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 9 मीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों के बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो उसका प्रतिशत हानि क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, हमें हानि कब होता है, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु मैंने 100 रुपये में खरीदा और 80 रुपये में बेच दिया तो मुझे 20 रुपये का हानि हो रहा है। यहाँ तक क्लियर। यानी कि हम लोग जो सेलिंग प्राइस होता है यानी जो विक्रय मूल्य होता है वो कैसे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस को यानी हानि बोला जाता है। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए हमें क्या बोला जा रहा है, सेलिंग प्राइस किसका, 30 कुर्सियों का जो बेचने को ही सेलिंग प्राइस बोलते हैं। तो 30 कुर्सियों का जो एसपी है वो कितने के बराबर होगा। अब 30 कुर्सियों का जो एसपी है वो 30 कुर्सियों का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 30 गुणे सीपी हो जाएगा, और माइनस लॉस कितना हो रहा है, लॉस हमें दिया गया है 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 6 कुर्सियों के सेलिंग प्राइस के बराबर, माइनस 6 एसपी हो जाएगा। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस और सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब यहां पर देखिए यहां पर भी एसपी है, यहां पर भी एसपी है, यहां पर ये माइनस में, इधर जब पक्षांतर करेंगे तो इधर आकर के प्लस में हो जाएगा। 30 ये ऑलरेडी है और 6 प्लस में आकर के जुड़ेगा तो 36 हो जाएगा, यानी 36 सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, 30 कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, यहां पर हम लोग इसका अनुपात निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, सीपी डिवाइडेड बाई एसपी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए सीपी ऊपर है और ये हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 30। अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया, हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 36 रुपया और सेलिंग प्राइस कितना हो गया 30 रुपया। अब कॉस्ट प्राइस यानी हमने 36 रुपये में खरीदा और 30 रुपये में बेचा, कितना 36 रुपये में खरीदा और 30 रुपये में बेचा। ध्यान से समझिएगा, 36 में खरीदा है 30 रुपये में बेचा है, तो हमें हानि कितने का हो गया 6 रुपये का। और हानि हम लोग प्रतिशत किस पर निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस कितना है 36 रुपया, तो 36 से मैं डिवाइड कर देता हूं और प्रतिशत में चूंकि पूछा गया है तो 100 से हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा। 6 से काटेंगे तो 6 36 और 100 में 6 से भाग देंगे। देखिए मैं यहाँ पर 2 से भाग देता हूँ तो 2 तिहाई 6 और ये 50 बार में जाएगा। अब देखिए 3 एकम 3, फिर यहाँ पर बचेगा 2, 20 हो जाएगा, और 3 छक 18, फिर 2 शेष बचेगा बटे 3, 16 सही 2 बटे 3 दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है। यदि संख्या में 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं, तो वह संख्या क्या होगी। क्या कहा जा रहा है कि कोई संख्या दिया गया है, इसके अंकों का जो गुणनफल है यानी दोनों अंकों का जो गुणा करेंगे आपस में वो 36 आना चाहिए। 4 गुणे 8 करेंगे तो क्या 36 आ रहा है, 32 आएगा, 36 नहीं आएगा तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। 7 गुणे 3 करेंगे 21 आएगा, 36 नहीं आएगा तो ये भी हमारा उत्तर नहीं आएगा। 4 गुणे 9 36 आएगा, लेकिन दूसरा कंडीशन क्या बोला जा रहा है, यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए, यानी 49 में से अगर हम लोग 45 घटाते हैं तो क्या मान आएगा 4 आएगा। जबकि कंडीशन क्या दिया गया, तो अंक आपस में बदल जाते हैं। अगर ये 49 का 94 हो जाता तब ये पूरा कंडीशन फुलफिल करता, लेकिन ये पूरा कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। यानी कि देखिए अब 3 तो ऐसे ही कट गए तो उपयुक्त में से एक से अधिक तो होगा नहीं। अब हमारे पास केवल एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर ई। देखिए उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, यदि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 है तो इसका मान क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए इस वैल्यू को हम लोग अगर सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पर तीनों का एलसीएम मैं ले लेता हूँ, a b और c। देखिए यहाँ से b और c भाग जाएगा तो a बचेगा, और ऊपर a स्क्वायर ऑलरेडी है तो a स्क्वायर गुणे a करेंगे तो a क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगला टर्म देखिए प्लस ca से जब इसमें भाग देंगे तो देखिए c और a कट जाएगा, b बचेगा, और ऊपर ऑलरेडी b स्क्वायर है तो b स्क्वायर गुणे b करेंगे तो b क्यूब हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर इसी प्रकार से c क्यूब आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका a प्लस बी प्लस सी पहले ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, और प्लस 3abc। यहाँ तक क्लियर। और बट्टे में नीचे क्या है, माफ कीजिएगा, बट्टे में नीचे क्या है, abc है। ठीक है,
ए बी सी। अब यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू हमें क्या दी गई है, 0 दी गई है। अगर हम यहाँ पर 0 रखेंगे तो इतने में यहाँ तक पूरा इसका मल्टीप्लिकेशन अगर किसी भी संख्या में हम लोग 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो यानी यहाँ तक की वैल्यू पूरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ऊपर क्या बचेगा हमारा, यहाँ तक तो पूरा कट करके ये मिल करके 0 हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू जब 0 रखेंगे तो इससे मल्टीप्लाई है यानी ये भी पूरा वैल्यू 0 कर देगा। तो हमारे पास ऊपर केवल बचेगा, देखिए ये प्लस का 3abc और abc नीचे है तो abc से abc कट जाएगा, हमारे पास केवल वैल्यू क्या बचेगी, 3 बचेगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगर आपको मान लीजिए ये फॉर्मूला नहीं याद है तो भी आप इसको बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, ध्यान से समझिएगा। यहां पर हम लोग कंडीशन पुट करते हैं, जैसे ए बी और सी की वैल्यू क्या हो सकती है। आपके मन में ख्याल आ सकता है कि तीनों की वैल्यू हम लोग 0 रख दे तो भी तो ये सेटिस्फाई करेगा, लेकिन आप 0 नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, ध्यान से समझिएगा। अगर ए बी और सी में से अगर किसी की भी वैल्यू हम लोग 0 रखते हैं तो यहां पर देखिए नीचे आपको बी और सी की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी कि एक तरीके से अनंत की तरफ बढ़ेगा, तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। ठीक है, इस वजह से ये तो कंफर्म हो गया कि ए बी और सी का मान हम लोग 0 नहीं रख सकते। तो फिर कैसा मान रखें कि ये हमें 0 प्राप्त हो। तो अगर मैं ए का मान 1 रखूं, बी का मान भी 1 रखूं और सी का मान -2 रखूं तो तीनों कट करके 0 हो जाएंगे। यहां तक क्लियर। चलिए अब जो वैल्यू मैंने यहां पर मानी है इसको इस इक्वेशन में रखते हैं। पहले दिया गया a² यानी 1 डिवाइडेड बाई BC, BC का मतलब -2 प्लस में b² b यानी 1 और बटे में CA है, CA यानी 1 मल्टीप्लाइड बाई -2, यहाँ पर भी -2 हो जाएगा, प्लस C² देखिए -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा और प्लस AB यानी कि 1 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 यानी आधा आधा मिलकर के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और प्लस का यहाँ पर 4 बचा हुआ है तो 4 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3 ही बचेगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। आपके मन में ख्याल आएगा कि सर आपने ये रैंडमली कैसे मान लिया। मैं कह रहा हूँ कि आप इसको कुछ भी मानिए, कुछ भी मान सकते हैं। जैसे यहां पर मान लीजिए आप इसको 2 मान सकते हैं, इसको 2 मान सकते हैं, तो आपको यहां पर 4 मानना पड़ेगा। मतलब कि एनी हाउ आपको ऐसी वैल्यू एबीसी का मानना है ताकि आपकी 0 वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए इसको जोड़ने पर। ठीक है, आप इस वैल्यू को भी रख करके पुट करेंगे तो भी आपका मान 3 ही आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। अगले प्रश्न में देखिए एक इक्वेशन दिया गया है और इसको हल करने के लिए बोला जा रहा है, यानी सीधे तौर पर आपको x की वैल्यू पूछी जा रही है। अगर आप इसको सॉल्व करने लगे तो बहुत ज़्यादा फालतू में समय आपका व्यतीत होगा, इसलिए जो वैल्यू हमें दी गई है इसी को रख करके हम लोग पुट करेंगे एक एक करके कि कौन कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करती है। पहले हम लोग -1/2 x की जगह पर रख करके देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए x के जगह पर -1/2 रखेंगे और प्लस का 1/2 यानी 1 में से 1/2 घटेगा तो आपका प्लस में क्या आ जाएगा, 4/1/2। ठीक है, और प्लस यहाँ पर देखिए x का वैल्यू -1/2 रखेंगे और इसके पहले भी माइनस है तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी 4 पर घात क्या हो जाएगा, 1 + 1/2 यानी 4 पर घात 3/2 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। बराबर का 10 दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट। इसी प्रकार से 3 गुणे 1/2 कर देंगे तो ये भी अंडर रूट हो जाएगा, यानी 4 अंडर रूट 4 का मतलब क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस यहाँ पर देखिए 2 ये हो जाएगा और क्यूब जो बचा हुआ है यहाँ पर लिख देंगे बराबर 10। देखिए 2 का क्यूब 8 और प्लस 2 मिलाकर के 10, ये पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये इसका उत्तर होगा। दूसरा वाला वैल्यू हम लोग चेक करते हैं। देखिए अगर x की जगह हम लोग 1/2 रख दें तो 4 पर घात, देखिए x की जगह 1/2 रखेंगे तो 1/2 और प्लस 1 मिलकर के 3/2 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर देखिए 4 पर घात, अब यहाँ पर अगर हम लोग x बराबर 1/2 रखें, ये वाली वैल्यू रख रहे हैं तो 1 में से 1/2 घटाएंगे तो 4 पर घात 1/2 आ जाएगा। देखिए यही वाला हमें मिला है, ये वाला यहाँ मिल गया है और ये वाला यहाँ मिल गया है। इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 10 ही आएगा जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, यानी बी वाला भी विकल्प हमारा सही है। अब तीसरे विकल्प को देखिए, रख करके देखते हैं। यहां पर अगर x की जगह हम लोग 0 रख दें, अगर x की जगह 0 रख दें तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पर घात 1 प्लस अगर x पर घात 0 रख दे तो क्या हो जाएगा 4 पर घात 1, तो 4 का मान 4 और 4 ये 8 आ रहा है जो कि नॉट इक्वल टू 0, यानी ये उत्तर होगा नहीं। वैसे भी हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि अगर 2 विकल्प सही हो गए हैं हमारे, a और b ऑलरेडी हमारा सही हो गया है, तो हमारा उपयुक्त में से 1 से अधिक वाला ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि 1 से अधिक तो हो ही चुका है, अब इसको चेक करने की आवश्यकता ही नहीं थी। 1 से अधिक तो हो ही चुका है और जब 1 से अधिक हो चुका है, एक भी विकल्प सही हुआ है तो ये तो होगा नहीं, तो ये कंफर्म हो गया था कि डी वाला ही उत्तर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग करने पर भागफल और शेषफल क्रमशः इतना और इतना प्राप्त हो रहा है, तो gx का मान क्या होगा। देखिए क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर gx है और यहाँ पर किस में भाग दिया जा रहा है, x³ - 3x + x + 2, तो हमें भागफल कितना मिल रहा है, x² - x + 1
और यहाँ पर सॉल्व करने के बाद से हमें शेषफल कितना मिल रहा है, माइनस का 2x प्लस 4। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि gx का वैल्यू क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर जो वैल्यू होता है उसको बोलते हैं भाजक, यहाँ पर जो वैल्यू होता है उसको बोलते हैं भाज्य, और ये वाली वैल्यू को बोलते हैं भागफल, और ये वाली वैल्यू को बोलते हैं शेषफल। यानी कि इस वाली वैल्यू को, जो ये भाज्य होता है, इसको कैसे प्राप्त करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और जो भी वैल्यू आती है इसमें जोड़ देते हैं। यानी कि देखिए हमें एक्स क्यूब प्राप्त करना है। एक्स क्यूब कब मिलेगा, एक्स क्यूब मिलेगा जब इस एक्स स्क्वायर में एक्स का गुणा होगा। यहाँ पर देखिए बी वाले टर्म में देखिए एक्स स्क्वायर दिया गया है, तो एक्स स्क्वायर का जब एक्स स्क्वायर से गुणा होगा तो एक्स पर घात 4 आ जाएगा, जबकि इस वाले में व्यंजक में एक्स पर घात 4 नहीं दिया गया। यानी ये तो कंफर्म हो गया कि ये हमारा उत्तर नहीं होगा। उसके बाद से देखिए यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर दिया गया, जब इस एक्स स्क्वायर का गुणा होगा तो एक्स पर घात 4 आ जाएगा, पावर 4 आ जाएगा, जो कि इस व्यंजक में नहीं दिया गया, इसलिए ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। अब हमारे पास पहला वाला विकल्प बचा। अब देखिए यहाँ पर दिया गया उपयुक्त में से एक से अधिक। अब देखिए दो वैल्यू तो ऑलरेडी कट चुकी है, अब हमारे पास केवल एक ही वैल्यू बची है, तो ये तो उत्तर होगा नहीं। अभी ये वाला और ये वाला पहला विकल्प हमें कंफर्म करना है। देखिए x-2 अगर मैं रखता हूँ तो x-2 का इसमें गुणा करेंगे। यही तो होता है ना कि यहाँ से इसका इसमें गुणा होता है और इसमें शेषफल जोड़ देते हैं। तो देखिए x-2 का x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 में जब गुणा करेंगे तो x का पहले इसमें गुणा करिए तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का x। अब -2 का गुणा करिए तो क्या हो जाएगा, -2x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस का 2, और ये वाली वैल्यू इसमें जोड़ना था शेषफल के लिए। ठीक है, तो इसमें जोड़ देते हैं। देखिए -2x प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है एक्स क्यूब, ये पहले हो जाएगा। तो देखिए एक्स क्यूब यहाँ पर दिया गया है और एक्स स्क्वायर को उसके बाद से अलग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर था, ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये -2x स्क्वायर, तो माइनस का 3x स्क्वायर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद से देखिए यहाँ पर +2x प्लस एक्स, और ये +2x इस -2x से कट जाएगा तो प्लस एक्स बचेगा। देखिए यहाँ पर प्लस एक्स है, और अंत में देखिए यहाँ पर -2 है और यहाँ पर +4 है, यानी 4 में से -2 घटाएंगे तो +2 का 2 आएगा। देखिए यहाँ पर +2 है, यानी कि यही वाली वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। x-2 gx का मान हो जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 x-2 सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक खिलौना एक शंकु के आकार का है जो 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले पर चढ़ा हुआ है। खिलौने की कुल ऊंचाई 14.5 सेंटीमीटर है। तो खिलौने का आयतन हमसे पूछा जा रहा है। देखिए ध्यान से समझिएगा, खिलौना किस प्रकार से है, यहाँ पर एक अर्धगोला है इस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से ये अर्धगोला है और इसके ऊपर एक शंकु इस प्रकार से है। अब अर्धगोले का जो व्यास दिया गया है वो 7 सेंटीमीटर दिया गया। देखिए अर्धगोले का जो व्यास है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर है। यानी यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3.5 हो जाएगी, 3.5। यहाँ तक क्लियर हो गया, 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब क्या कहा जा रहा है कि खिलौने की कुल ऊंचाई, यानी कि ये शंकु लेकर के और पूरा ये अर्धवृत्त तक कुल ऊंचाई हमें कितना दिया गया है, 14.5 दिया गया है। अब ये चूंकि अर्धगोला है तो यानी ये भी इसकी त्रिज्या होगी, यानी ये भी कितना मान हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये लंबाई 3.5 हो गई, ये लंबाई 3.5 हो गई। तो ये जो शंकु की ऊंचाई है, ये जो शंकु की ऊंचाई है h जो है, इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान 14.5 में से 3.5 घटा देंगे तो इसका मान 11 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें आयतन निकाल लेना है। तो पहले हम शंकु का आयतन निकाल लेंगे और उसमें अर्धगोले का आयतन जोड़ देंगे। तो गोले का जो आयतन होता है वो 4/3 पाई r क्यूब होता है। तो इसमें 2 से भाग दे देंगे तो 2/3 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। 2/3 क्यों लिया, क्योंकि अर्धगोला है। ठीक है, अगर पूरा गोला रहता तो 4/3 होता। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। प्लस जो शंकु का आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ, 1/3 पाई और r स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ क्या बचेगा आपका, यहाँ बच जाएगा आपका 2r और यहाँ बच जाएगा आपका h। यहाँ तक क्लियर। अब 1/3 पाई का मान हो जाएगा 22/7। r का मान कितना दिया गया है, r का मान दिया गया है 7/2। मैं कर देता हूँ 3.5 को मैं 7/2 कर देता हूँ। ठीक है, और स्क्वायर है तो 2 बार मैं कर देता हूँ। ठीक है, और ब्रैकेट में 2 इंटू r कितना है 7/2 और प्लस का h कितना है 11। अब देखिए यहाँ से देखिए 2 से मैं काटता हूँ तो 11 बार में जाएगा और इस 7 से एक 7 कट गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। ऊपर देखिए कितना बचा, ये 11 × 7 77 हो जाएगा, 77/3 दूनी 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है,
इस 2 से 2 कट जाएगा, 7 और 11 18 हो जाएगा। अब 6 से काटेंगे तो 6 3 18। अब 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 सते 21 का एक हाथ में 2, 3 सते 21 और 2 23 हो जाएगा, 231 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, किसी क्लब में सभी सदस्य या तो तंबोला या रम्मी में भाग लेते हैं। 320 रम्मी में भाग लेते हैं, 350 तंबोला में भाग लेते हैं और 220 दोनों में भाग लेते हैं, तो क्लब में कुल कितने सदस्य हैं। अब यहाँ पर देखिए इंटरसेक्शन वाला रूल अगर आप अपनाएंगे तो यहाँ पर देखिए 320 रमी में है तो सबसे पहले 320 जोड़ दीजिए, और 350 तंबोला में है तो 350 और जोड़ दीजिए, और 220 ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है। तो चूंकि 2 बार काउंट हो गया, एक बार इसमें काउंट हो गया, एक बार इसमें काउंट हो गया, इसलिए एक बार 220 हमें घटाना होगा। अब यहाँ से देखिए ये 0 हो जाएगा, 2 और 5 7, 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा, और 3 और 3 6, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, 450 हमारा उत्तर आएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक जवाब है। इसको आप इस प्रकार वेन डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो सब दोनों में कॉमन है वो उनकी संख्या कितनी है, 220 है, तो यहाँ मैंने 220 लिख दिया। अब मान लीजिए कि ये रम्मी का है और ये तंबोला का है, ठीक है, तो रम्मी में टोटल 320 थे और इसमें ऐसे भी अभ्यर्थी शामिल हैं जो कि तंबोला भी खेलते हैं, ठीक है, दोनों खेलते हैं। तो केवल रम्मी की अगर हम लोग बात करें तो 320 में से 220 घटाना पड़ेगा, यानी 100 यहाँ पर आ जाएगा। और केवल तंबोला की बात करें तो तंबोला और रमी मिलाकर के तो टोटल 350 दिया गया, तो केवल तंबोला की जब बात होगी तो 350 में से 220 घटा देंगे, तो यहाँ पर कितना माना जाएगा, यहाँ पर माना जाएगा 130 माना जाएगा। अब ये देखिए ये ऐसे लोग हैं जो केवल रमी खेलते हैं, ये ऐसे लोग हैं जो केवल तंबोला खेलते हैं, और ये ऐसे लोग हैं जो रमी और तंबोला दोनों खेलते हैं। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो भी आपका मान 450 आएगा। देखिए 0 0 0, ठीक है, 0 2 3 5 और 1 2 3 और 1 4, 450। देखिए ऑप्शन नंबर सी सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, 2 वर्ष पहले ए की आयु के व्युत्क्रम और अब 2 वर्ष बाद उसकी आयु के व्युत्क्रम का योग 2/3 है, तो ए की वर्तमान आयु क्या है। मान लेते हैं कि ए की वर्तमान आयु x है, तो क्या कहा जा रहा है, 2 वर्ष पहले, अभी उसकी आयु x वर्ष है तो 2 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, x - 2 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। कहा जा रहा है कि उसके वर्षों का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उसका उल्टा कर देंगे, 1/x - 2 हो जाएगा। कहा यह जा रहा है और अब से 2 वर्ष बाद, अभी उसकी आयु कितनी है, x है, और अब से 2 वर्ष बाद यानी x + 2 हो जाएगा। कहा जा रहा है कि इसका भी व्युत्क्रम ले लीजिए, इनका जब योग करते हैं यानी दोनों को जोड़ देते हैं तो इसका मान कितना आता है, इसका मान आ जाता है 2/3, यानी इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 2/3 दी गई है। तो हमसे पूछा जा रहा है ए की वर्तमान आयु क्या है, हमने वर्तमान आयु x माना था, अब हमें x की वैल्यू निकालना है। तो एक एक करके सभी वैल्यू को रख करके देख लेते हैं, जिस भी वैल्यू को ये सेटिस्फाई करेगा वही हमारा उत्तर होगा। तो पहले 5 वर्ष रख के देखते हैं, तो देखिए x का मान जब 5 रखेंगे तो 5 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1/3 प्लस यहाँ पर 5 रखेंगे और यहाँ पर 5 + 2 7 हो जाएगा, तो 1/7 हो जाएगा। एलसीएम हो जाएगा 21 और यहाँ पर हो जाएगा 7, यहाँ पर हो जाएगा 3, 10/21, और ये क्या 2/3 के बराबर है, नहीं है, तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। इसके बाद से देखिए दूसरा दिया गया है 7 वर्ष। अब यहाँ पर x का मान 7 रखेंगे तो 7 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/5 और प्लस यहाँ पर 7 + 2 करेंगे तो 1/9, यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 45, यहाँ पर हो जाएगा 9 और यहाँ पर हो जाएगा 5, 14 माफ़ कीजिएगा ये 45 है, 14/45। क्या ये 2/3 के बराबर है, नहीं है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। अब हमारे पास एक विकल्प बचा 4 वर्ष। अब इसको रख करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर 4 मैं रखूँगा तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर देखिए मैं कर रहा हूँ 1/2 और यहाँ पर देखिए 4 + 2 करेंगे तो 1/6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/6। यहाँ पर एलसीएम क्या आ जाएगा 6 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 1, 4/6 आ जाएगा। 2 से काट देंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2/3 आ गया और यही हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। बाकी अब देखिए केवल एक ही विकल्प सही हो रहा है तो एक से अधिक वाला तो होगा नहीं, और एक सही हो गया तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी 4 वर्ष सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, के किस मान के लिए समीकरण निकाय x - ky = 2 और 3x + 2y - 5 का एक अनूठा हल होगा। अनूठा यानी कि यूनिक सॉल्यूशन की बात की जा रही है। तो देखिए सबसे पहले दोनों इक्वेशन को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax + by
प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। इस फॉर्मेट में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो पहले इसको करते हैं। देखिए यहाँ पर हो जाएगा x माइनस के वाई दिया गया है और 2 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो -2 आ जाएगा बराबर 0। और इसको इसमें अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 3x प्लस 2y और -5 है तो ये इधर आकर के +5 बराबर 0 हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पर x का जो गुणांक होता है वो a1 होता है और y का जो गुणांक है इस वाले समीकरण के लिए y का जो गुणांक है वो b1 हो जाएगा। तो दोनों इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन होने के लिए कंडीशन ये है कि a1/a2, अब a1 क्या है, x का गुणांक है इस समीकरण में, और a2 क्या है, x का गुणांक है इस समीकरण में, इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अब b1 क्या है, b1 आपका y का गुणांक इस वाले समीकरण में और b2 क्या है, y का गुणांक इस वाले समीकरण में। अब यहाँ पर इसको वैल्यू हम लोग रखते हैं तो देखिए a1 का मान है आपका 1, देखिए x का गुणांक 1 है तो 1 ही हो जाएगा, और बटे a2 का मान यहाँ पर कितना दिया है 3, इज नॉट इक्वल टू b1 का मान क्या दिया है यहाँ पर -k दिया है और b2 का मान यहाँ पर क्या दिया है +2 दिया गया है, तो यहाँ पर 2 रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए k का मान क्या आ रहा है, k का मान आपका आएगा -2/3 आ रहा है, -2/3, यानी कि k का मान आपका -2/3 नहीं होना चाहिए। देखिए ये नॉट इक्वल टू है, यानी ये नहीं होना चाहिए, तभी इसका यूनिक सोल्यूशन आएगा। यहाँ तक क्लियर। अब ये नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, इसके अलावा कोई भी वैल्यू हो सकती है, यानी ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। यूनिक सोल्यूशन का कंडीशन ये होता है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। जब ये इसके बराबर नहीं है, यानी ये इसके बराबर नहीं होना चाहिए k का मान, इसके अलावा कोई भी वैल्यू हो सकती है, यानी 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। जब 2 हमारे विकल्प सही होगा तो कौन सा विकल्प सही होगा, उपयुक्त में से 1 से अधिक। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में 1 से अधिक विकल्प की बात की गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सटीक उत्तर हो जाएगा और ये वाला गलत है। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दी गई है और एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 102.7 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण क्या होगा। सबसे पहले त्रिज्य खंड क्या होता है इसको समझते हैं। यहाँ पर मान लीजिए एक वृत्त है, तो वृत्त के किन्हीं 2 त्रिज्याओं से जो घिरी आकृति होती है इसी को त्रिज्य खंड बोलते हैं। देखिए ये त्रिज्या से एक खंड विभाजित हो रहा है, तो इसका एरिया हमें दिया गया है इतने का केवल, देखिए ध्यान से देखिएगा, इतने का केवल हमें एरिया दिया गया है 102.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें यह पूछा जा रहा है कि ये जो एंगल बना रहा है त्रिज्यखंड यहाँ पर एंगल बना रहा है, ये एंगल कितने अंश का होगा। देखिए अगर पूरे त्रिज्या का हम लोग क्षेत्रफल निकालें तो क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है। अगर हम लोग इसमें से इतना काट दें तो क्या हो जाएगा, इस एंगल को निकालने के लिए क्या हो जाएगा, θ/360 हो जाएगा, क्योंकि टोटल का जब इतना मान है तो हमें इतने का केवल जब एरिया निकालना है तो टोटल इसका 360 होता है। यहाँ पर एंगल टोटल 360 ही तो बनेगा, और चूंकि इतना ही एंगल का निकालना है तो θ/360 और गुणे पाई r स्क्वायर, और इसका मान कितना दिया है 102.7 दिया है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए थीटा का मान हमें निकालना है तो θ/360 रहने देते हैं और गुणे पाई का मान 22/7 हो जाएगा, और r का मान हमें 14 दिया गया तो 14 गुणे 14 कर देंगे बराबर 102.7 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। 7 से इसको काटेंगे तो 2 बार में जाएगा। उसके बाद से देखिए यहाँ पर अगर हम लोग इसको 2 से काट दें तो 180 बार में जाएगा। फिर यहाँ से देखिए 2 से काटे तो 7 बार में जाएगा, और इसको काटेंगे तो 90 बार में जाएगा। 2 से काटे तो 11 बार में जाएगा, और ये 45 बार में जाएगा। अब देखिए थीटा का मान निकालना है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये 45 इसमें गुणा हो जाएगा, यानी 102.7 गुणे 45 और डिवाइडेड बाई यहाँ पर देखिए 11 ये बचा है और 7 ये बचा है, 11 और गुणे 7। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो थीटा का जो मान आएगा वो आएगा 60.01 डिग्री के आसपास। दिए गए विकल्प में देखिए इसके निकटतम मान जो है वो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है 15,625 यानी प्रिंसिपल हो गया। ये कहा जा रहा है 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज तिमाही देय है। देखिए जनरली ब्याज जो होता है वो वार्षिक देय होता है, लेकिन यहाँ पर ब्याज तिमाही काउंट किया जा रहा है, इसलिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि वार्षिक दिया गया है इसमें हमें 4 से भाग देना होगा। क्यों मैं 4 से भाग दे रहा हूँ, क्योंकि एक साल में 4 तिमाही होते हैं। जैसे 3-3 महीने का आप देखेंगे तो 4 गुणे 3 करेंगे तो 12 महीने होते हैं साल भर के, तो एक साल में 4 तिमाही होंगे, इसलिए इस रेट ऑफ इंटरेस्ट में हमें 4 से भाग दे देना होगा। यानी अब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 16 डिवाइडेड बाई 4 बराबर 4%। और टाइम कितना दिया गया है, 9 महीने टोटल दिया गया है। 9 महीने में
टोटल कितनी बार हमें ब्याज मिलना होगा, 3-3 महीने पर मिलेगा ब्याज, क्योंकि तिमाही दिए है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 बार ब्याज हमें देना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए, जो हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जा रहा है, वो चक्रवृद्धि ब्याज आप कैसे निकालते हैं। जो मूलधन है उस पर तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ जो अगले वर्ष हमें ब्याज मिला उस पर भी हमें ब्याज मिलेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 15,625 है और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है, तो इसको अगर हम लोग प्रतिशत को हटाएं तो 4 और प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग दे देंगे, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 1/25 आ जाएगा। ठीक है, इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो पहले साल हमें कितना मिलेगा, इतने का 1/25 कर देंगे, तो इतने का 1/25 करेंगे तो 625 हो जाएगा। ठीक है, ये पहले साल का ब्याज हो जाएगा। दूसरे साल का ब्याज क्या होगा, ये मूलधन जो है इस पर तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, यानी 625 ये मिल जाएगा, और प्लस ये जो 625 है इस पर भी तो ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट पर भी तो इंटरेस्ट मिलता है। तो 625 में 1/25 से गुणा करेंगे तो हमारा मान आ जाएगा 25। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये देखिए, ये पहले चूंकि 3 बार हमें ब्याज निकालना है, क्योंकि तिमाही देना था और टोटल 9 माह है, तो 3 बार हमें निकालना है। तो एक बार हमने ये निकाल दिया, एक बार ये निकाल दिया, और तीसरा बार जब हम लोग निकालेंगे तो देखिए इतने का 1/25 करेंगे, यानी 625 तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ इसका भी 1/25 करेंगे तो हमें मिलेगा 25। उसके बाद से इसका 25, इसका जब हम लोग करेंगे 1/25 तो इसका भी 25, और इसका 1/25 करेंगे तो 1, टोटल हमें इतना ब्याज मिलेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इन सबको जोड़ देना है, इन सबको जोड़ देना है। तो देखिए जोड़िए, 5 5 10 5 15 5 20 5 25 5 30 और 1 31 का एक हाथ में 3 3 और 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 11 2 13 13 2 15 का 5 हाथ में 1 6 और 1 7 7 6 13 13 6 19, यानी 1951 रुपया हमें चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 1951 रुपया इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखिए, एक द्विघात समीकरण यहां पर दिया गया है और कहा क्या जा रहा है कि इतने के मूलों का गुणनफल 3 है तो के का मान क्या होगा। देखिए यहां पर इस द्विघात समीकरण को अगर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0। अब यहाँ पर देखिए, जो x² का गुणनफल है यानी 3k, ये इसका वैल्यू a हो जाएगा, यानी a का मान क्या दिया गया, 3k दिया गया है। b जो x का गुणनफल है देखिए 25k, तो b का मान कितना हो जाएगा, b का मान दिया गया है 25k, और c का मान देखिए जो पूरा कांस्टेंट रहता है, तो ये पूरा कांस्टेंट है, तो यानी कि c का मान क्या हो जाएगा, k + 8 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि इनके मूलों का गुणनफल, मूल क्या होता है, जो इसके रूट्स होते हैं। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे द्विघात समीकरण को, तो चूंकि द्विघात है तो 2 इसके मूल प्राप्त होंगे, तो वहीं 2 मूल, मान लीजिए पहला मूल आपका अल्फा है और दूसरा मूल आपका बीटा है, तो इन दोनों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है -b/a। यहीं b और यहीं a की बात की जा रही है, और इनका गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a। c/a। अब देखिए c का मान हमें पता है, a का मान पता है, इन दोनों को रख दीजिए, और अल्फा बीटा यानी दोनों मूलों का गुणनफल हमें ऑलरेडी दिया गया है, यानी अल्फा इंटू बीटा, इसके जगह पर हम लोग क्या रख देंगे, देखिए इसके जगह पर हम लोग 3 रख देंगे, और यहाँ पर इधर इक्वल के इधर हम लोग c के जगह पर क्या रखेंगे, k + 8 रखेंगे, और नीचे a की जगह पर क्या रखेंगे, 3k रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो 3 × 3 9 हो जाएगा, 9k, और इधर से k इधर जाएगा तो 9k - k यानी 8k बचेगा, बराबर 8 हो गया। अब इस 8 से 8 कट जाएगा, k का वैल्यू क्या आ जाएगा, k का वैल्यू 1 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, log बेस √2 32 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, log √2 और ये दिया गया 32, इसके जगह मैं अगर x लिख दूँ तो क्या हो जाएगा, ये जो आधार होता है √2, इस पर ये आकर के पावर चढ़ जाता है, यानी ये x हो जाएगा, बराबर 32, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 पर घात √2 को हटाने के लिए क्या लिखेंगे, 1/2, और ऑलरेडी घात है तो इसका क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, बराबर इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पर घात 5 लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पर देखिए, अब चूंकि आधार बराबर है तो हम लोग को घात भी बराबर करना होगा, क्योंकि बीच में इक्वल का निशान है, तो हमारा क्या हो जाएगा, x/2 बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और इधर तिर्यक गुणा कर देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 2 × 5 यानी कि 10 आ जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर सी 10 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई
इसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम है। यानी कि मान लीजिए ये ऊंचाई है, तो अगर मान लीजिए आधार इसका x प्लस 6 है, तो ऊंचाई 6 कम बताया जा रहा है, यानी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। कहा जा रहा है कि इसका जो कर्ण है वो √218 है। तो अन्य दो भुजाएं क्या होंगी, यानी यक्स का मान हमसे पूछा जा रहा है। अगर यक्स का मान निकाल लेंगे तो इसमें प्लस 6 जोड़ देंगे तो आधार मिल जाएगा, और एक्स का मान ऊंचाई उसकी ऑलरेडी है। अब क्या कहा जा रहा है, देखिए 6 कम है, 6 कम है। देखिए इन दोनों के बीच में 6 का डिफरेंस, इनके बीच में भी 6 का डिफरेंस, इनके बीच में भी 6 का डिफरेंस। तो अभी तक तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन कर्ण हम लोग कैसे निकालते हैं, कर्ण हम लोग निकालते हैं √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूले में रख के देख लेते हैं। अगर फॉर्मूले में रखने के बाद से इतना मान हमें प्राप्त हो जाता है इन सभी वैल्यू से, तो वही हमारा उत्तर होगा। 5 को जब रखेंगे तो ये √ में क्या आ जाएगा, 25 और प्लस 11 का 121। तो इसको जोड़ेंगे तो 6 और इसको जोड़ेंगे तो ये 4 और ये 146 आएगा √ में। तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो पहला वाला हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमें कितना लाना था, √218 लाना था। तो पहला हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरा देखिए 9 और 15 को अगर हम लोग देखें तो कर्ण बराबर हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, √9 का स्क्वायर क्या होता है 81 और 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए 5 1 6 और 8 2 10 के 0, हाथ में 1 2 और 1 3, √305 आएगा। तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तीसरे को एक बार देख लेते हैं। 10 का √ करेंगे तो क्या आता है 100 और 16 का √ करते हैं तो 256। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 356 आएगा। क्या आएगा 356 √ में। ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब देखिए उपयुक्त में से एक से अधिक तो होगा नहीं, हमारे पास केवल एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। दोस्तों बीपीएससी टीआरई 1 में जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन था वो सीरियल से नहीं दिया गया था। 16 स्टार्टिंग में मैथमेटिक्स के प्रश्न आपने देखे, उसके बाद से 105 नंबर पर है। तो डायरेक्टली हम लोग इसी प्रश्न पर चलते हैं। पूछा गया है निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही यानी कि बढ़ते हुए क्रम, सबसे छोटा सबसे पहले आएगा, उसके बाद उससे बड़ा और अंत में सबसे बड़ा। देखिए यहाँ पर हमें टोटल 4 भिन्न दिए गए हैं और हमें बताना है कौन सा सबसे छोटा है और क्रम में इसको सजाना है बढ़ते हुए क्रम की तरफ। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इसको अगर आप भाग देने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा फालतू में आपका समय व्यतीत हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि अंश और हर में जो अलग अलग भिन्न दिए गए हैं, अंश और हर में क्या डिफरेंस समान है अथवा नहीं। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, आप कहेंगे 5 का। मैं अंश और हर का डिफरेंस निकाल रहा हूँ। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, देखिए ये है 7 का। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, ये है 4 का। और इन दोनों के डिफरेंस कितने का है, 9 का है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर ये डिफरेंस समान होता, मान लीजिए कि ये डिफरेंस समान होता, जैसे यहाँ पर डिफरेंस 5 7 4 और 9 का है, अगर सब समान होता, या तो सब 5 होता या तो सब 4 होता डिफरेंस, तो उस कंडीशन में जो भिन्न का अंश सबसे बड़ा है वहीं भिन्न सबसे बड़ी हो जाती। लेकिन ये कब होता, जब डिफरेंस समान होता अंश और हर का सभी भिन्नों में। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस तो समान है नहीं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो अंश दिया गया है सभी भिन्नों का, उसमें जो डिफरेंस आ रहा है उसे भाग दे देंगे। जैसे 13/5, यहाँ पर देखिए इसका अंश कितना है 29/7, इसका अंश कितना है 41/4, इसका अंश कितना है 51/9। अब आप खुद देखिए 13 में 18 से भाग देना आसान है या फिर 13 में 5 से भाग देना आसान है। जाहिर सी बात है जो मैंने यहाँ पर किया वही आसान है। तो अब यहाँ पर देखिए 5 से 13 में भाग देंगे तो 5 दूनी 10 और 3 बचेगा, 5 6 का 30। इसमें भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 चौक 28, 1 बचेगा, 7 एकम उसके बाद से 3 बचेगा, 7 चौक 28। इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, देखिए 4 एकम 4 फिर ये 10 हो जाएगा, फिर 0 होगा 2.5 आ जाएगा। इसमें भाग देंगे तो देखिए कितना आ जाएगा 9 छक 54, 9 छक 54, 9 पचे 45, 5 दशमलव समथिंग आएगा। अब हमें आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे छोटा वाला सबसे पहले आएगा। सबसे छोटा वाला कौन सा था 2.6, और ये आया किससे था, ये 13/5, और ये किससे आया था 13/18। यानी सबसे पहले हमारे सीक्वेंस में क्या आ जाएगा 13/18। उससे बड़ा कौन सा है, उससे बड़ा ये वाला है। यानी कि कौन सा है, देखिए ये किससे आया था, ये आया था 29/36 से। इसके बाद से देखिए इससे बड़ा कौन सा है, ये 5 वाला होगा। ये किससे आया था 51/60 से, 51/60 से। और अंतिम में ये सबसे बड़ा है। तो आरोही क्रम में जब हम लोग सजा रहे हैं यानी बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे बड़ा वाला सबसे अंत में आएगा। ये किससे आया था 41/45 से, 41/45 से। ठीक है, और उसके बाद से इसको आप इस प्रकार से
आरोही क्रम में अरेंज कर सकते हैं। तो अब चारों विकल्पों में, पांचों विकल्पों में आपको यही देखना है कि किसमें 13/18 स्टार्टिंग में है और 41/45 अंत में है। ध्यान से देखिएगा, 13/18 स्टार्टिंग में, 41/45 ये सही है। यहाँ पर देखिए 41/45 है, 13/18 भी है, लेकिन इसके बाद से ये वाला सीक्वेंस जो है वो पलटा हुआ है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। यहाँ पर देखिए ये 13/18 से स्टार्ट नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। अब तीन में से केवल एक ही सही है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक होगा नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा ही नहीं, एक ही विकल्प केवल बचा, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। 105 नंबर प्रश्न को हमने सॉल्व किया, उसके बाद से 106 और 107 वाला जो प्रश्न है वो रीजनिंग का प्रश्न है, जो कि हम रीजनिंग वाले सेक्शन में देखेंगे। अभी हम केवल मैथमेटिक्स को सॉल्व कर रहे हैं, तो 108 वाले प्रश्न गणित से जुड़ा हुआ है। देखिए क्या बोला जा रहा है, दो संख्याओं का योग 480 दिया गया है। यदि बड़ी संख्या में 2% की कमी कर दी जाए और छोटी संख्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो प्राप्त संख्याएं बराबर होती हैं, तो बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए क्या बोला जा रहा है, मान लीजिए कि यहाँ पर जो लार्जेस्ट वैल्यू है दोनों में, उसमें क्या कहा जा रहा है, बड़ी संख्या में 2% की कमी की जा रही है। मान लीजिए पहले 100% था, तो अब कितना हो जाएगा, अब 98 हो जाएगा, और बराबर हो जाता है किसके, जो छोटी संख्या है। देखिए छोटी संख्या में 10% की वृद्धि कर दी जाती है। जो स्मॉलेस्ट नंबर है, पहले मान लीजिए 100% था, तो अब कितना हो गया, अब हो गया 110%, यानी ये कितना हो जाएगा, 110 यहाँ पर गुणा कर देंगे। अब देखिए लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू का अगर हम लोग अनुपात निकाल लें तो क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा 110 डिवाइडेड बाई 98। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, अब हमसे क्या बोला जा रहा है कि बड़ी संख्या लगभग कितने बराबर होगी। तो बड़ी संख्या हमें निकालना है, तो बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, बड़ी संख्या निकालने के लिए टोटल वैल्यू हमें 480 दिया गया, छोटी और बड़ी संख्या को मिला करके, तो 480, और बड़ी संख्या निकालना है तो 110 और डिवाइडेड बाई इन दोनों का योग, इन दोनों का योग करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, और ये आ जाएगा 20, 208। ठीक है, अब देखिए, अब अगर मैं इसको 4 से काटूं तो 4 5 20 और 4 दूनी 8, और 4 से इसको काटें तो 120 हो जाएगा। इसके बाद से देखिए फिर से इसको 2 से काटते हैं तो 2 से 26 बार में जाएगा, और ये 2 से काटेंगे तो 60 बार में जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो ये 13 बार में जाएगा, और ये 2 से काटेंगे तो 30 बार में जाएगा। यानी कि देखिए अब यहाँ पर 11 गुणे 3 करेंगे तो 33, और 1 0 ये 1 0 ये, 00 डिवाइडेड बाई 13 नीचे बचा हुआ है, यानी कि 3300/13, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, यही लार्जेस्ट वैल्यू लगभग होगी। हमसे लगभग पूछा गया था, एग्जैक्ट नहीं पूछा गया था। ऑप्शन नंबर बी सटीक उत्तर है। उसके बाद से मैथ का अगला प्रश्न 115 नंबर सीरियल नंबर पर दिया गया है। देखिए क्या बोला जा रहा है, एक वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो 40 पाई स्क्वायर है। हमसे पूछा जा रहा है कि वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजाओं वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है, पहले हमें वृत्त की त्रिज्या निकाल लेते हैं। वृत्त की त्रिज्या निकाल लेंगे तो वहीं वर्ग की भुजा हो जाएगी। जब हमें वर्ग की भुजा पता चल जाएगी तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले हमें वृत्त की त्रिज्या निकालनी होगी, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ तक क्लियर। और हमें इसका वैल्यू कितना दिया गया, 40 पाई स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 1 पाई से 1 पाई कट जाएगा, और आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा 40 पाई। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये जो आर है यही वर्ग की भुजा के बराबर है, यही वर्ग की भुजा बराबर है, यानी ये वर्ग की भुजा हो जाएगी। वर्ग की भुजा इतना हो गई, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, यानी इसका स्क्वायर कर देंगे तो अंडर रूट 40 पाई दिया गया है, इसका जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 40 पाई हो जाएगा, जो कि दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, विकल्प नंबर सी सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, दो संख्याएं 21 और 10 के अनुपात में है, यदि इनका मौसा 11 है तो संख्याओं का योग क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, यहां पर किसी भी दो संख्याओं का जो मौसा होता है वो क्या होता है, उन दोनों संख्याओं के गुणनखंड में जो कॉमन होता है उनका गुणनफल होता है। कैसे, ध्यान से समझिए। मान लीजिए दो संख्या में एक संख्या 36 लेता हूं और एक संख्या 45 लेता हूं। 36 का गुणनखंड क्या होगा, आप कहेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3। देखिए 2 दूनी 4, 3 12, 3 36। और 45 का क्या हो जाएगा, 3 गुणे 5। देखिए 3 3 का 9, 5 45। अब इन दोनों संख्याओं के गुणनखंड में कॉमन क्या क्या हो रहा है, देखिए 1 3 यहाँ पर है, 1 3 यहाँ पर है, तो 1 3 कॉमन हो जाएगा, यानी इनका जब हम लोग मौसा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मौसा इनका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, और 1 3 यहाँ पर है, 1 3 यहाँ पर है, तो
3 ये, यानी इनका मौसा ये हो जाएगा, बाकी और तो कोई कॉमन है नहीं, तो ये इनका मौसा क्या हो गया 9 हो गया, इनका मौसा 9 हो गया, यानी दोनों के गुणनखंड में जो संख्या कॉमन होगी वही हमारा मौसा होता है। अब जब इनका गुणनखंड हम लोग निकाल दिए, मतलब कि इनका जब मौसा हम लोग निकाल दिए, तो बाकी जो संख्याएं का अनुपात बचेगा, जैसे देखिए 36 अनुपात 45 मैं कर रहा हूं, तो इनके बीच में अब अनुपात क्या बचेगा, 9 से भाग देंगे तो ये 4 बचेगा, और 9 से भाग देंगे तो ये 5 बचेगा, 4 अनुपात 5 बच रहा है। अब यहां पर दो संख्याओं का जो हमें अनुपात मिला है, यही तो आपको प्रश्न में दिया गया है कि दो संख्याओं का अनुपात इतना दिया गया है, और अनुपात जो होता है वह दोनों संख्याओं को जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो जो कॉमन होगा वो कट जाएगा, यानी कॉमन क्या होगा, मौसा ही तो कॉमन होता है दोनों में। तो यानी कि अगर इस अनुपात से हमें संख्या प्राप्त करना हो तो सीधे सा इसका मतलब ये हो गया कि मौसा से अगर हम लोग उस संख्या के अनुपात में गुणा कर दें तो हमें संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी, सीधे सा मतलब यही हुआ। जैसे 9 में 4 से गुणा करेंगे तो हमें पहली संख्या 36 मिल गई, और 9 में 5 से गुणा करेंगे तो हमें दूसरी संख्या 45 मिल गई। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमें जो मौसा दिया गया है इस अनुपात में क्रमशः गुणा कर दें तो हमें दोनों संख्याएं अलग अलग मिल जाएंगी, यानी पहली संख्या क्या हो जाएगी 21 गुणे 11, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी आपका 10 गुणे 11। तो 11 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 11 के 11 और 1 बचा, 11 दूनी 22 और 1 23 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 110। अब इन दोनों का योग पूछा गया था, यानी जोड़ पूछा गया है, तो जोड़ दीजिए 1 और 3 1 4 और 2 और 1 3, 341 हमारा उत्तर आएगा, जो कि दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया, ऑप्शन नंबर 1 सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक स्मार्टफोन को P रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है और स्मार्टफोन को Q रुपए में बेचने पर 4% की हानि होती है, तब P और Q का अनुपात क्या होगा। मान लीजिए कि मैं मान लेता हूं कि इसका कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 रुपया है, तो हमें बोला जा रहा है कि P की जो वैल्यू है, यानी P रुपए पर बेचने पर इसका सेलिंग प्राइस जो है वो क्या बोला जा रहा है 10% का लाभ होता है। तो कॉस्ट प्राइस ये है, 10% इसका निकाल देंगे तो 110 हो जाएगा, यानी टोटल जो P की वैल्यू आ जाएगी 100 प्लस 10 मिलाकर के कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। और Q पर बेचने पर उसको 4% की हानि हो रही है, 100 का 4% निकालेंगे तो 4 रुपया आएगा, तो यानी कि इसका सेलिंग प्राइस Q बराबर क्या हो जाएगा, 100 में से 4 घटा देंगे यानी कि 96 रुपये आ जाएगा। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, P अनुपात Q का मान पूछा जा रहा है, यानी कि सीधे तौर पर 110 अनुपात 96 हमें करना होगा। अब देखिए 110 अनुपात 96 हमें ये भी मिल गया, और साथ ही साथ अगर हम लोग इसको काट दें, देखिए अगर मैं इसको काटता हूं 2 से, तो 2 से काटेंगे तो 55 बार में जाएगा, और इसको 2 से काटेंगे तो 48 बार में जाएगा, यानी 55/48 भी इसका एक अनुपात आएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। अब 2 विकल्प सही हो गए, तो 2 विकल्प तो हम लोग टिक कर नहीं सकते, इसलिए इन दोनों को काट देते हैं, और ऑप्शन नंबर डी देखिए उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 1 के फर्स्ट शिफ्ट यानी बॉयज के शिफ्ट के पेपर के मैथमेटिक्स पार्ट का कंप्लीट पेपर सोल्यूशन आपने देखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सभी सब्जेक्ट्स के साथ साथ गर्ल्स शिफ्ट यानी सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उन सबका कंप्लीट पेपर सोल्यूशन डिटेल में देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।